बीआरओ में तैनात होने वाली बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी तो पहला सवाल हमारा ये है आपका कि बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जिनको बीआरओ में तैनाती दी गई है उनका नाम क्या है। और ये क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं 2023 के हैं, ठीक है। तो बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जो है उनका नाम क्या है, पहला सवाल उनके नाम से बनेगा। तो जो पहली महिला अधिकारी बीआरओ में तैनात हुई हैं उनका नाम है कैप्टन सुरभि जखमोला। उनका नाम है कैप्टन सुरभि जखमोला। वो बीआरओ के अंदर पहली महिला ऑफिसर बनी है और उनको जो है बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उनको तैनात करा है भूटान में उनको तैनात करा है। बताएंगे क्यों करा है। तो इनकी जो तैनाती की गई है या इनको जो भेजा गया है प्रोजेक्ट दंतक के तहत इन्हें भूटान भेजा गया। बीआरओ के बारे में आपको पता होगा, उसे कहते हैं हिंदी में सीमा सड़क संगठन। बीआरओ को हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब बीआरओ कहते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और इसका मुख्यालय बनाया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। और ये काम क्या करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, देखिए जो भारत का बॉर्डर है उस बॉर्डर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम करता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पर पुल हो सकते हैं, तो नदियों पर पुल बनाने का काम और बॉर्डर के किनारे रोड बनाने का काम किसका है, बीआरओ का काम है। और बड़ा मुश्किल और टिफिकल काम है, बहुत खतरनाक काम है बीआरओ का। बीआरओ मार्ग बना के देता है सेनाओं को, जो देश की मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स काम करती है पहाड़ों पर, उसको सड़क बना कर देने का काम किसका है, बीआरओ का। और मैं आपको बता दूं कि जो बीआरओ है, याद रखें जो बीआरओ है पहाड़ों पर, पहाड़ों को काट काट कर रोड बना कर देने का काम बीआरओ का, पुल बनाने का काम बीआरओ का है। बहुत मेहनत का काम है, इतना मेहनत का काम है कि तमाम दुर्घटनाएं वहाँ पर होती हैं, पहाड़ियाँ दरक जाती हैं, लेकिन वो लोग दिन और रात मिलकर सेनाओं को मार्ग बना कर देते हैं, रास्ते बना कर देते हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है बीआरओ का, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करेंगे ऑपरेशन दंतक की।
ये ऑपरेशन दंतक प्रोजेक्ट दंतक क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो भारत की सेना के लिए तो रास्ते बनाता ही बनाता है, वो अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ भी सड़क बनाने का काम करता है। तो जैसा आप जानते हैं कि जो भूटान है, भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर है। इसलिए भूटान का इंडिया के साथ बॉर्डर हो या चाइना के साथ बॉर्डर हो, हिमालय में वहाँ पर रोड बनाने का काम भी BRO करता, ठीक है। और वो जिस प्रोजेक्ट के तहत करता है उसका नाम है प्रोजेक्ट दंतक, याद रखेंगे। तो प्रोजेक्ट दंतक जो है वो किस देश के साथ में है, भूटान के साथ में। और इसके तहत क्या होता है कि भूटान की जो सीमाएं हैं वहाँ पर सड़कें बनाने का काम भी BRO के अंडर में आता है। और यहीं पर तैनात किया गया है कैप्टन सुरभि जखमोला को, जो कि BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। याद रखेंगे बात। तो 3 सवाल बन गए यहाँ से। एक तो BRO बना, BRO की स्थापना 1960 में हुई थी, मुख्यालय। दूसरा सवाल, BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन सुरभि जखमोला हैं। और तीसरा, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो BRO और भूटान के साथ में साझा है, प्रोजेक्ट दंतक। और प्रोजेक्ट दंतक के तहत भारत जो है वो, या BRO जो है वो भूटान की सीमाओं के आसपास भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। चलिए भाई, करंट के मामले की अगर हम बात करें तो एक दूसरा करंट अफेयर्स का सवाल है, इम्पोर्टेंट है। एक फेस्टिवल का नाम है, उसका नाम है छेरछेरा महोत्सव मनाया गया। हर साल ही मनाया जाता है। अब देखो, यही सवाल अगर बात किसी और एग्ज़ाम की होती तो मैं इसे कभी भी करंट अफेयर्स में नहीं काउंट करता, लेकिन करना पड़ेगा। अब ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि SSC का ये करंट भी है और कल्चर भी है SSC के अंदर। तो छेरछेरा एक फेस्टिवल है, इसका आयोजन हुआ है किस राज्य में? सवाल पूछेंगे कि छेरछेरा फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो बेटा राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ है छेरछेरा महोत्सव का। कल मैंने गान नगाई बताया था, है मणिपुर का, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल आ रहे हैं ना, इनको थोड़ा सा याद रखना, SSC यहीं से उठा लेती है सीधे सीधे सवाल। बताया जाता है कि ये जो फेस्टिवल मनाया गया है तकरीबन जनवरी के महीने में मनाया जाता है, और इस फेस्टिवल को कहते हैं दान देने और दान लेने का त्योहार, ठीक है। तो देखिए, यह है दान देने व दान लेने का त्योहार है। देखो, दान देने से इंसान परोपकारी बनता, ठीक है। दान देने से इंसान परोपकारी बनता है, तो परोपकार हो गया। और दान लेने से इंसान के अंदर का अहंकार खत्म होता, अहंकार खत्म होता, ठीक है। आपने बहुत सारी जगह ऐसे नामों को सुना होगा, शादी विवाह में हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं क्या देंगे वो हमें, है। इसका मतलब यह है कि देखिए, सम्मान देंगे। भाई लोग क्या देते हैं? एक सम्मान देते हैं आपको। लोग अगर आपको एक जोड़ी कपड़े अगर देते हैं तो कपड़े नहीं है वो आपको सम्मान दिया गया है। लोग अगर आपका सम्मान रखते हुए, मान रखते हुए आपको 10 रुपये 50 रुपये अगर देते हैं तो वो क्या है? वो सम्मान है। तो इसलिए कहते हैं कि दान लेने से इंसान के अंदर का अहंकार खत्म होता है, ठीक है, क्योंकि उसे भी किसी ना किसी से लेना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि ये जो त्यौहार है वो परोपकार को बढ़ाने और अहंकार को मारने का त्यौहार है,
इसमें इंसान के अंदर का अहंकार मरता है और इंसान के अंदर एक परोपकार पैदा होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा दानी अगर वास्तविक रूप में देखा जाए, एक तो भगवान है, वो हर प्रकार का दान देता हमें, लेकिन उसके बाद में देखा जाए तो किसान है। एक किसान है जो अपने घर का अनाज लोगों को देता है। ठीक है, तो इस त्योहार को छत्तीसगढ़, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ को भारत में धान का कटोरा कहते हैं। इसका मतलब धान का कटोरा कहते हैं तो धान काफ़ी पैदा होता है। तो जब फसल आती है, जब फसल कटकर आती है धान की, उस समय छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं वो त्यौहार मनाते हैं। कौन सा? छेर छेरा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फसल कटाई के समय। तो ये त्यौहार कब मनाया जाता भैया? फसल कटाई के समय। तो इसमें किसान अपनी फसल को घर ले जाने के बाद इसमें किसान अपनी फसल को घर ले जाने के बाद इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार को मनाते हैं छेरछेरा। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा, जैसे धान की फसल आएगी, गेहूं की फसल आएगी, फसल आने के बाद ये नोटिस करना थोड़ा सा कि मांगने वालों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। जब फसल आती है ना, उसके 1-1.5 महीने तक मांगने वाले भिखारी लोग बहुत आते हैं और फिर किसान मने भी नहीं करता है ना। उसे बता चलो अनाज आ गया, ठीक है, मांगने वाला आया, कोई खाली लौट के ना जाए। पहली बात तो किसान मना करता ही नहीं। ठीक है, किसान और मजदूर ये कभी किसी को की मदद करने से पीछे नहीं हटते है। तुमने देखा होगा मजदूरों के यहाँ भी कोई पहुँच जाए तो मना नहीं करेंगे। अगर 1 रुपया किसी अमीर आदमी से को भीख मांग ले तो मुंह टेढ़ा कर लेता वो है। इतना हट्टा खट्टा होकर भीख मांग रिया, हालांकि बात चलो उसकी ठीक है, लेकिन सवाल ये कि वो मांग रिया है तो वो 1 रुपया देते समय भी चिड़चिड़ाता और हम पूछते भी नहीं, हम कहते चलो ले भाई ले जा। हालांकि मजदूर को और किसान को तंगी है उसके बावजूद भी। तो इसलिए याद रखें कि छेरछेरा महोत्सव मनाया जाता है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। एक है, अभी एक व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम है रहमान राही। रहमान राही का निधन हो गया है। पूछेंगे वो कौन थे? ठीक है, तो एक बड़ा नाम है चर्चा में। एक्चुअल में क्या, जब ये सवाल आते हैं ना एसएससी में, तो दिमाग जो है वो थोड़ा सा इधर उधर विचलित हो जाता है। नाम है रहमान राही। रहमान राही का निधन हो गया है। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति का निधन हुआ है तो वो कुछ समय तक फिर चर्चा में रहेगा, उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो रहमान राही कौन है? तो कहा जाता है कि वो कश्मीरी साहित्यकार हैं। कौन है वो? कश्मीरी साहित्यकार। तो रहमान राही कौन है? इनका संबंध किस कला से रहा है? तो भैया इनका संबंध रहा है कश्मीरी साहित्य। कश्मीरी साहित्य। और एक सवाल यहां से पूछा भी जाता है, ये बन जाएगा, ये बताया जाता है ये कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक थे। कश्मीर के लिए कश्मीरी भाषा में, जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदी में पहला ज्ञानपीठ किसको मिला, तो सुमित्रा नंदन पंत को। वैसे कश्मीरी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो रहमान राही को। तो ये सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता आपसे, क्योंकि एसएससी तो पूरे भारत से पूछती है ना। ठीक है, तो देखिए ये कश्मीर के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं।
विजेता थे। कश्मीर के लिए ये कश्मीरी भाषा में पहला ज्ञानपीठ किसको मिला? तो रहमान राही को। एक और सवाल पूछा जाएगा कि इनको कौन कौन से सम्मान मिले, इनको कौन कौन से सम्मान मिले। तो 1961 में इनको एक सम्मान मिला साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको 1961 में। अच्छा देखो किस किताब के लिए मिला, उनकी रचना कौन सी थी? तो उनकी किताब का नाम था नवरोज सबा। कश्मीरी में एक किताब उन्होंने लिखी, उसका नाम था नवरोज ए शबा। 2007 में उनको ज्ञानपीठ मिला। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला बेटा। और किस पुस्तक के लिए मिला, उनकी रचना क्या थी, उनकी किताब का नाम क्या था जिसके लिए मिला? तो रचना का नाम था सियाह रूद जरीन मंज। सन 2008 में भारत सरकार ने उनको एक सम्मान और दिया, वो था पद्मश्री का। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को पद्म पुरस्कार मिलते हैं या भारत रत्न मिलता है, एसएससी उनको उठा लेती है और वो सवाल ज़रूर आते हैं। तो रहमान राही को थोड़ा सा याद रखें। मेरे हिसाब से 3 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। किताब वगैरह तो इनकी खैर क्या पूछेगा, क्योंकि कश्मीरी किताबें हैं, या तो हिंदी अंग्रेजी की किताबें ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। एक सवाल ये पूछेगा कि रहमान राही का संबंध था सिनेमा से, साहित्य से, खेल से या चित्रकला से? तो साहित्य से। देखिए, तो रहमान राही कौन थे? कश्मीरी साहित्यकार। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा कश्मीर का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता था। उसमें कश्मीर के 4 लेखकों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो रहमान राही कश्मीर के तरफ से पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता, है ना? बाकी उनको साहित्य अकादमी मिला है, बाकी उनको ज्ञानपीठ भी मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नागरिक सम्मान 4थे नंबर का सन 2008 में दिया गया था उनको। 2008 में पद्मश्री से वो सम्मानित थे। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? एक पृथ्वी 1 आई होगी पहले, अब यह है पृथ्वी 2। ठीक है, तो पृथ्वी 2 जो है एक मिसाइल है और उस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है कहां पर? यह सवाल यहां से बन जाएगा। तो हेडिंग हमारा हो जाएगा बेटा पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण। अभी 2023 में हुआ है, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल एसएससी कंफर्म करता। ठीक है, अब तुमने 24 का जी के करंट पढ़ लिया, पृथ्वी 2 मिसाइल का सवाल परीक्षण दे दिया, आप अपनी डायरी पलट रहे हैं और देख रहे हैं यार पता नहीं सवाल कहाँ से आ गया। तो सवाल तो आएगा, ये तय बात है, लेकिन आप थोड़ा पीछे नहीं पहुँच पाए उसको पढ़ने के लिए। तो याद रखें, ये सफल परीक्षण, इसका जो परीक्षण हुआ है वो कहाँ हुआ है, एक तो याद ही रखें। तो इसका सफल परीक्षण हुआ है चांदीपुर से, चांदीपुर। और चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा। तो उड़ीसा के चांदीपुर से सफल परीक्षण हुआ है किसका?
पृथ्वी 2 मिसाइल का। एक दूसरा सवाल बनेगा कि पृथ्वी 2 जो मिसाइल है उसकी मारक क्षमता कितनी है। तो पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता है 350 किलोमीटर, मतलब 350 किलोमीटर तक वो मार सकती है। कैसी मिसाइल है? पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से सतह पर मार करने वाली। तो ऐसे भी सवाल पूछेगा ना वो, तो ठीक है। तो कैसी मिसाइल है? तो भैया यह सतह से सतह, मतलब जमीन से जमीन, पृथ्वी से पृथ्वी, ठीक है। तो यह सतह से सतह पर मारने वाली मिसाइल है, मारने वाली मिसाइल है। एक सवाल हो रहा था कि भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल, तो वो यही है। कौन सी? पृथ्वी, ठीक है। इसका पहला परीक्षण कब हुआ था? इसका प्रथम परीक्षण कब हुआ था? इसका पहला परीक्षण हुआ था 1988 में और हुआ था श्रीहरिकोटा से। कहाँ से हुआ था? और इसको सेना में शामिल कर लिया गया था कब? सेना में इसको शामिल किया गया था सन 2003 में। इसका मतलब यह है कि 2003 से ये सेना में क्या कर रही है? कार्यरत है। ये 2003 से सेना में ये काम कर रही है। पृथ्वी 2 मिसाइल, पृथ्वी 1 मिसाइल। अब क्या हो रहा है ना, तुमने देखा होगा, पहले अग्नि 1 बनी, फिर अग्नि 2, फिर अग्नि 3, फिर अग्नि 4, पहुंच गए अग्नि 5 पे। अग्नि 1 की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर, अग्नि 2 की 2000 करी, अग्नि 3 की 3000 हो गई, अग्नि 4 की 4000 हो गई, और अब अग्नि 5 की 5000 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नाम पढ़ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये क्या होता है? टेस्ट कर करके उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाता। तो जैसे अग्नि 1 हो, पृथ्वी 1 मिसाइल होगी, पृथ्वी 1 मिसाइल को इम्प्रूव करके पृथ्वी 2 बनाई है। पृथ्वी 2 बनाई है, उसका जो लोड है वो कितना लोड लेकर जा सकती है उसमें इम्प्रूवमेंट करा है। कितनी मारक क्षमता हो सकती है? पहले 250 के आसपास थी, अब 350 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। ऐसे करते करते टेस्टिंग कर करके इसकी मारक क्षमता को और बढ़ाने का काम होगा, ठीक है। तो याद रखें कि पृथ्वी 2 जो है वो कैसी मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करने वाली, मारक क्षमता तकरीबन 350 किलोमीटर है, और इसका सफल परीक्षण अभी हुआ है 2023 में। कहाँ? बोलो। उड़ीसा के चांदीपुर से। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है बेटा, सारंग 2023 का आयोजन सारंग 2023 का आयोजन। तो सारंग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ है बेटा IIT मद्रास में। IIT मद्रास यह भारत का सबसे बड़ा
छात्र संचालित महोत्सव है। अब थोड़ा सा याद रख लेना, वो इतना पूछ लेगा कि सारंग क्या है। तो बहुत सारे एक स्टूडेंट्स हैं होते हैं, उनका ये त्यौहार है। त्यौहार मतलब सब लोग इकट्ठा होते हैं और बाकी चीज़ों पर वो चर्चा करते हैं, उसका नाम दिया गया सारंग। तो सारंग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? IIT मद्रास में हुआ है। कोविड के बाद पुनः ये दोबारा से स्टार्ट हुआ था 23 में। 20 में बंद हो गया था, उसके बाद कोविड के वजह से बंद करने के बाद 23 में उसको स्टार्ट करा है। और बताया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव कौन सा है? सारंग। और IIT मद्रास कहाँ है? भाई तमिलनाडु राज्य में है। तो IIT मद्रास जो है वो तमिलनाडु में। तो बस इतना याद रखो कि सारंग 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो मद्रास में। और ये भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित एक फेस्टिवल है, एक महोत्सव है। ऐसे पूछ लेंगे कि सारंग महोत्सव 2023 में कहाँ हुआ? बोलो। तो कहाँ हुआ? मद्रास में। तो मद्रास या फिर राज्य याद रखेंगे कौन सा? तमिलनाडु। एक लिखेंगे, देखिए, एक है वीर गार्जियन 2023 युद्ध अभ्यास। वीर गार्जियन वीर गार्जियन 2023 युद्ध अभ्यास। अब यहाँ से जब भी कोई युद्ध अभ्यास आता है ना, तो उस युद्ध अभ्यास में सेनाओं के बारे में पूछते हैं, देशों के बारे में पूछते हैं। ठीक है। तो ये जो युद्ध अभ्यास हुआ है, ये युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है? तो मैं बता दूं, जब भी कोई युद्ध अभ्यास आता है उसमें 90% से ज़्यादा वो युद्ध अभ्यास पूछे जाते हैं जिसमें भारतीय सेना हिस्सा लेती है। ठीक है, भारत की सेना। तो ये जो युद्ध अभ्यास हुआ है, ये युद्ध अभ्यास हुआ है भारत व जापान की वायुसेना के बीच। वायुसेना के बीच भारत और जापान की वायुसेना के बीच में जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है 2023 में, उसका नाम क्या है? वीर गार्जियन। ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जापान में। अगर भारत में आयोजन होता तो किस स्थान पर उसका आयोजन हुआ है ये लिखते हम लोग, लेकिन चूंकि भारत के बाहर हुआ है तो इसलिए इसको, हाँ, इसको जो है लिखना जरूरी नहीं है। जापान याद रखो, ठीक है। नहीं तो याद रखो कि वीर गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और जापान की वायुसेना के बीच हुआ है। नेवी के बीच नहीं हुआ है, थल सेना के बीच नहीं हुआ है, बल्कि ये भी थोड़ा याद रखना कौन सी सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया है, तो उसका नाम है वायुसेना। इसी से रिलेटेड एक सवाल है, और सवाल है सुखोई लड़ाकू विमान सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट उड़ाने वाली प्रथम
भारतीय महिला पायलट। भारत की उस महिला पायलट का नाम बताओ जिसने सुखोई लड़ाकू विमान को उड़ाया है। मतलब वो पायलट हैं, उन्होंने उसको उड़ाया है, उनका नाम क्या है? सुखोई लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट। ये फाइटर विमान है, फाइटर विमान को उड़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। क्या नाम है उनका? अवनी चतुर्वेदी। वैसे रहने वाली मध्य प्रदेश की है। राजस्थान में जाकर उन्होंने पढ़ाई करी और उसके बाद में वो सेना में भर्ती हुई। ठीक है, इनसे एक सवाल और पूछा जा रहा है। देखिए, क्या होता, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, अरे युद्ध अभ्यास होते हैं। तो जब युद्ध अभ्यास होते हैं तो हमारा जो देश है भारत, वो दुनिया के अन्य देशों के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। क्यों भाई? तो जब मिलिट्री एक्सरसाइज करता है भारत, तो कभी ऐसा होता होगा कि भारत की सेना अन्य देशों में जाकर मिलिट्री एक्सरसाइज करती होगी। तो कभी ऐसा भी तो होता होगा जब वो अन्य देशों की सेना भारत में आकर मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी, या भारत ही जाता बाहर, या बाहर के लोग ही भारत में मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। दोनों का आवागमन होता है। अभी तक का इतिहास रहा है कि कोई भी महिला, भारतीय महिला, अभी तक कोई भी भारत की महिला ऐसी नहीं हुई जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में जाकर जिसने किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिया हो। पहली बार ये रिकॉर्ड बना है और वो है अवनी चतुर्वेदी का नाम। अवनी चतुर्वेदी पहली ऐसी सेना की मतलब पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर किसी युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया है। और वो जिस युद्ध अभ्यास में गई थी उसका नाम यही था, वीर गार्जियन। तो विदेश में जाकर किसी युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बोलो, अवनी चतुर्वेदी। ऐसा नहीं है, ऐसा तो है जैसे कई देशों की सेना जब भारत में आई तो भारत में उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज करी, तो हमारी महिला ऑफिसर्स ने उसमें हिस्सा लिया था, उसमें तो ठीक है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला ऑफिसर जो है वो विदेश में जाकर किसी एक्सरसाइज में हिस्सा लेती है, तो उनका नाम अवनी चतुर्वेदी है। इम्पोर्टेंट सवाल है ये। विदेश में युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली प्रथम महिला हैं। और इन्होंने कहाँ भाग लिया था? जापान में गई थी ये। और जापान में युद्ध अभ्यास कौन सा था? वो वीर गार्जियन। तो ये मिथक भी जो है अब टूट चुका है कि कोई महिला या कोई महिला ऑफिसर जो है सेना की, वो विदेश में किसी युद्ध अभ्यास में भाग नहीं लेती है। ऐसा नहीं है। अब भारतीय जो सेना की अधिकारी हैं महिलाएं, वो भी विदेशों में जाकर मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा बन रही हैं, हिस्सा ले रही हैं वो। ठीक है, चलिए एक सवाल है, कभी कभी ऐसे विधेयक जो है वो पूछ ले जाते हैं। उत्तराखंड में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिली 2023 में। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं किस राज्य ने मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड में महिला आरक्षण विधेयक को
विधेयक को मंजूरी। दो 2023 में उत्तराखंड में महिलाओं के संबंध में, महिलाओं के आरक्षण के संबंध में एक विधेयक पास हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जो सरकारी सेवाएं होंगी उनमें महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। मतलब उनके कोटे को 30% रिजर्व कर दिया गया। 100 सीटों में से 30 सीटें क्षैतिज रूप से उनको दी जाएंगी। ठीक है, तो इस विधेयक में अच्छा सवाल ऐसा भी बन सकता है कि बताओ 2023 में किस राज्य ने, है ना, सरकारी सेवाओं में महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी। अब सवाल बन गया करंट में, है ना, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, ऐसे 4 विकल्प आपके सामने मौजूद होंगे। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना यहाँ से। तो इस विधेयक के अनुसार क्या क्या प्रावधान है भाई, तो देखिए इस विधेयक के अनुसार उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया। तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने % के रिजर्वेशन की बात की गई है भैया, तो वो है 30%। ठीक है, 30%। चलिए एक क्वेश्चन है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। सवाल है वाटर विजन @2047। वाटर विजन @2047, इसे हम कहते हैं कि जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन, शॉर्टकट में इतना पूछ लेगा पेपर में आपसे कि वाटर विजन @2047 का आयोजन कहाँ हुआ है। वाटर विजन @2047 का आयोजन कहाँ हुआ है, इतना सा सवाल आएगा आपके लिए। और जाहिर सी बात है, वाटर विजन की बात चल रही है, पानी के बचाने के संकल्प की बात चल रही है, पानी को बर्बाद होने से रोकने की बात चल रही है। तो सिर्फ सवाल पूछेगा कि वाटर विजन @2047 का आयोजन कहाँ हुआ, या ये सम्मेलन कहाँ हुआ। या तो सवाल ऐसा आएगा, या यहाँ से पूछ लेगा कि जल पर पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। जल पर पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो इस सम्मेलन का आयोजन जो हुआ बेटा, इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है भोपाल में। और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वाटर विजन
2047 का आयोजन हुआ, या यूँ कह सकते हैं कि जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन पहला कब हुआ है? 2023 में। कहाँ हुआ है? भोपाल में। और इसमें क्या हुआ है? इसमें राज्य के मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। इसमें राज्य मंत्रियों ने भाग लिया। देखो, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको वर्चुअल रूप से संबोधित करा, मतलब उन्होंने भी अपने विचार रखे, और जहां भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति अपने विचारों को रखेगा, समझ रहे हैं ना, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसका मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ आने वाला है। और ये हाँ, ये सब के सब जो है वो जल संरक्षण के मामले में है। तो वाटर विजन @2047 कहाँ हुआ है? भोपाल में। यह जल पर पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है भोपाल में। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 2023 के आंकड़ों के अनुसार 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऑटो बाजार, विश्व का सबसे बड़ा ऑटो बाजार, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा है? ये ऑटो बाजार, ये ऑटो मत मान लेना, ये ऑटोमोबाइल है। और ये ऑटो बाजार का मतलब कभी ऑटो मान लेना। हाँ, ये स्वचालित वाहन जितने भी हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, जिसमें कार हैं खास तरीके से। हाँ, कारों को इसमें मेंशन करा जाता है ज़्यादातर। ऑटोमोबाइल मतलब स्वचालित वाहन की बात चल रही है। तो स्वचालित वाहनों का सबसे बड़ा बाजार दुनिया का चाइना है। कौन सा है? और अभी एक रिकॉर्ड बना 2023 में, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। अब जब कभी भारत किसी आंकड़ों के मामले में अप डाउन करता है तो वो आंकड़े आ जाते हैं। तो सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा कि 2023 के आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है कि ऑटो बाजार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत अब तीसरे पे आ गया है और भारत ने जापान को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, 2023 में। ठीक, तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा भैया? तो इस मामले में टॉप पर तो है चाइना, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है अमेरिका। अमेरिका जो है चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। और भारत जो आ चुका है वो तीसरे नंबर पर आ चुका है 2023 में। और भारत ने किसको रिप्लेस करा है? जापान को। और यहाँ ऑटो बाजार का मतलब किससे है? स्वचालित वाहनों के बाजार से, जिसमें खास तौर से कार है। और आप देख रहे होगे कि भारत में भी अब कारों का चलन जो है वो बढ़ गया है ना। पहले हमारे यहाँ शादी होती थी, कहते थे भैया हमारे लड़के को कम से कम एक घड़ी साइकिल तो दिलवाई दियो, घड़ी से टाइम देख लेगा, साइकिल से समय से पहुँच जाएगा, है ना। फिर दौर आया, ठीक है, कि भाई देखो अब कम से कम हाँ साइकिल नहीं मोटरसाइकिल दिलवाओ, ठीक है। साइकिल की जगह किसने ले ली? मोटरसाइकिल का दौर आ गया। अब साइकिल चलती नहीं, मतलब चलने का ना मतलब ये कि एनर्जी कम है ना। तो अब आ गई मोटरसाइकिल। और अब दौर आ गया कार का, कि चलो कम से कम कुछ नहीं तो एक आल्टो दिलवा दियो, है ना। आल्टो दिलवाने का मतलब यही हो गया कि अब उससे इतना भी नहीं है कि वो झोंक संभाल सके। तो इसमें लड़के की प्रोग्रेस समझ रहे हैं, यह क्या मामला चल रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है कि जो एक इम्यूनिटी है ना वो लगातार क्या हो रही है? डाउन हो रही है। पहले पैदल जाते थे, इतनी ताकत थी इंसान में, ये साइकिल पर आ गए तो लुढ़कते हुए जा रहे हैं साइकिल से। अब वो साइकिल चल नहीं रही तो मोटरसाइकिल, और अब क्या आ गई? कार, ठीक है। तो भारत में भी ऑटो बाजार जो बड़ी तेज़ी से बढ़ा है,
और कोविड से थोड़ा सा पीछे हो गए थे, उसके बाजार ऑटो बाजार पर प्रभाव पड़ा था। चलिए एक सवाल है, एक किताब है जिसका नाम है क्रांतिकारी। एक पुस्तक लिखी गई 2023 में, एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है क्रांतिकारी। बस इतना याद रखना है कि ये क्रांतिकारी जो पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। जाहिर सी बात है, आज़ादी के दौरान जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उनको इस किताब में बड़े अच्छे ढंग से लिखाया गया है। तो इसके लेखक का नाम पूछ सकते हैं, तो उनका नाम है बेटा संजीव सान्याल। संजीव सान्याल। तो संजीव सान्याल की पुस्तक का नाम क्या है? बोलो। क्रांतिकारी। क्रांतिकारी किसकी एक किताब है? संजीव सान्याल की। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन हुआ सन 2023 में। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन, बस एक लाइन में याद रखना है, मतलब कृषि कुंभ, और वो भी कहाँ का? पूर्वोत्तर का। जो 7 सिस्टर्स के स्टेट हैं वहाँ पर उस समय जो कृषि मंत्री थे नरेंद्र तोमर, उन्होंने कृषि कुंभ का आयोजन कराया था पूर्वोत्तर में। तो पूर्वोत्तर में कृषि कुंभ का आयोजन सन 2023 में आयोजित हुआ था। किस राज्य में? तो बस आपको राज्य याद रखना है। तो राज्य का नाम है मणिपुर। कौन सा भैया? मणिपुर। तो मणिपुर स्टेट में हाँ पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन हुआ था पिछले साल 2023 में। ठीक है, चलिए भाई बाकी कल देखते हैं।